हाय। आज के क्लास में हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को समझने से पहले हम समझते हैं जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस डेवलपर के द्वारा डेवलप किया जाता है तो वो दो पॉइंट को कंसिडर करते हुए चलता है। पहला पॉइंट आता है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जितना ज़्यादा हो सके हम सीपीयू को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि सिस्टम का एफिशिएंसी गेन करने में हमें हेल्प मिले। और दूसरा आता है आपका थ्रूपुट। थ्रूपुट मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम होराइजन में जितना ज़्यादा प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं उतने हमें सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। तो इन दो टर्म्स, दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो अब इन्हीं के आधार पर हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को। तो आइए अब हम समझते हैं सबसे पहला टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का। फर्स्ट वन, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का हम बैच फाइल क्रिएट करते हैं, बैच क्रिएट करते हैं। तो इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि नंबर ऑफ यूजर सबमिट करते हैं अपने जॉब को यूजिंग सम काइंड ऑफ ऑफलाइन डिवाइस लाइक अ कार्ड रीडर टू ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर यूज सम बैच प्रोसेसिंग टेक्निक। बैच प्रोसेसिंग टेक्निक में क्या करता है, वो पंच कार्ड यूज करता है और सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को पंच करता है, मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिल्टर आउट करता है और सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का एक बैच क्रिएट करता है और उस बैच को सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रकार हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। इनमें एक डिसएडवांटेज हमको देखने को मिलते हैं। जो पहला हमारा डिसएडवांटेज है वो है कि ये उतना इंटरेक्टिव नहीं होता है। इंटरेक्टिव न होने का कारण ये है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये हमारा पहला हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे हमको डिसएडवांटेज देखने को मिले कि ये उतना इंटरेक्टिव नहीं है, इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन भी उतनी खास नहीं होती है क्योंकि ड्यू टू स्टारवेशन कॉर्नर इफेक्ट जैसे प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरली ओल्ड वर्जन मतलब बैंकिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी के जनरेशन में उतना यूज़ नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम को हम लोड करते हैं मेन मेमोरी में ताकि सीपीयू को हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रख सकते ताकि हमारा अल्टीमेटली सीपीयू को यूटिलाइज कर सके। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मतलब पॉइंट है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस में दिया गया है और इसको ही हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अलग से कैटेगराइज किया गया है। किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है? मल्टी प्रोग्रामिंग विथ प्रीमिशन मतलब किसी जॉब को हम प्रिम्प्ट कर सकते हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग विदाउट प्रीमिशन। यहाँ प्रीमिशन से क्या समझ में आ रहा है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर सकता है, छीन सकता है। एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस किसी लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर सकता है। जब मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म करा सीपीयू में अलोकेट करके किसी हम जॉब को वर्क करवाते हैं तो उस जॉब को कोई भी मतलब हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस प्रिम्प्ट कर सकता है। लेकिन नॉन प्रीमिशन में क्या होता है? नॉन प्रीमिशन में आप एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू में असाइन कर देते हैं तो जब तक कि उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक कि उसे कोई दूसरा प्रोसेस प्रिम्प्ट नहीं कर सकता, छीन नहीं कर सकता और इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो ये हुआ आपका प्रीमिशन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रीमिशन मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अब प्रीमिशन मल्टी प्रोग्रामिंग को हम समझते हैं। तो प्रीमिशन मल्टी प्रोग्रामिंग का ही वर्जन आपका आता है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आप डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टास्क को हम लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करते हैं उस जॉब को सिंगल सीपीयू के थ्रू। तो ये हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है साइमल्टेनियसली। उसके बाद में हम देखते हैं मल्टीटास्किंग का एक नेक्स्ट वर्जन दैट इज अ टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे हम अलग अलग टास्क को अलग अलग टाइम क्वांटम असाइन कर देते हैं। उन टाइम होराइजन टाइम क्वांटम के बेसिस पे वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम से देखते हैं कि मल्टीटास्किंग सिस्टम कैसे कर रहा है। मतलब यहाँ पे वेब ब्राउजर, जीमेल, एंटीवायरस टाइप के सॉफ्टवेयर को मल्टीपल अलग अलग टास्क को अलग अलग टाइम क्वांटम दे देते हैं और अलग अलग टाइम पे अपने अपने टास्क को कंप्लीट करता है। तो इसका अल्टीमेटली गोल होता है थ्रूपुट को इंक्रीज करना। तो हमने मल्टीटास्किंग में सीपीयू यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे मल्टी टाइम शेयरिंग में क्या करते हैं? थ्रूपुट को इंक्रीज करते हैं। तो अल्टीमेटली गोल क्या हो जाता है हमारा? सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। तो इन आधार पे हम इन सिस्टम को पढ़ते हैं। अब आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि यहाँ पे भी नाम से समझ में आता है मल्टी प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर को यूज करते हैं। मतलब मल्टीपल प्रोसेसर ओएस यूज करता है और अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जाता है।
इसलिए इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, बिकॉज हियर वी यूज द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, ओके, मल्टीपल प्रोसेसर। और मल्टीपल प्रोसेसर का आप समझ सकते हैं, अभी की जनरेशन में आप देखते हैं कि डुअल कोर मतलब 2 कोर यूज करता है, मतलब 2 टास्क को 2 प्रोसेस को एक साथ वो एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्वाड कोर 4 कोर को एक साथ 4 प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखना क्वाड कोर कहलाता है। ऑक्टा कोर 8 प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई हो जाता है। तो ये इस टाइप के सिस्टम आपको मेन फ्रेम सिस्टम में देखने को मिलते हैं। जैसे सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन में आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एयरलाइन कंट्रोल सिस्टम, आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, आपका साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए, वेपन कंट्रोल सिस्टम के लिए, रोबोटिक्स पर्पस के लिए। तो इन जगह पे आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हुए देखते हैं। इसी के आधार पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला पार्ट्स आता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे कोई भी टाइम अगर थोड़ा भी डिले होता है तो बिग हजार और प्रॉब्लम अराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे आप समझ सकते हैं वेपन कंट्रोल सिस्टम, जैसे आप मिसाइल भी लॉन्च करते तो उसको उस पॉइंट पे जाकर के मतलब ब्लास्ट होना रहता है, अगर नहीं होता है तो किसी और जगह के किसी और पॉइंट में जाकर के ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। दूसरा आता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्ट होता है, मतलब सॉफ्ट मीन्स इसमें थोड़ा बहुत टाइम डिले होता है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा रियल टाइम मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, और ये हमें एग्जाम में इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे कि आप इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ रिसोर्स यूज करते हैं। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसे हम लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, बिकॉज हियर नो वन प्रोसेस डिपेंड ऑन अदर, ओके, मतलब यहाँ पे रिसोर्स एक दूसरे से शेयर नहीं करते। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एग्जांपल वर्ल्ड में देख सकते हैं, लोकस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एग्जांपल नेट के एग्जाम में आया हुआ है एक बार, तो इसलिए हम आपको बता दिया लोकस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम समझते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे आप नेट बेस्ड सिस्टम को यूज करते हैं, और एक मेन फ्रेम सिस्टम, एक नेटवर्क सिस्टम के साथ में अलग अलग सिस्टम कनेक्ट होते हैं, और वो सिस्टम एक दूसरे से अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं। इसलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे हर सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता है, रिसोर्स को शेयर करता है और शेयरेबल होता है। ये जनरली आपको नेटवर्क बेस्ड सिस्टम में देखने को मिलेगा, मतलब इंटरनेट बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलने विंडोज सर्वर 2003, 2009, ये सब आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। तो ये हुए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरियस टाइप्स, और इन टाइप्स में हमने क्या समझे, इनको सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। अब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। तो आज हमने क्या समझे, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम में सबसे पहले हमने देखे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब की बैच फाइल क्रिएट करती है, और वो बैच को हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर हमने दूसरा क्या देखे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम को हम लोड करते हैं मेन मेमोरी में, और वो सीपीयू के साथ में, मतलब जैसे सीपीयू आप आइडियल कंडीशन में जाता है, हम तुरंत प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन। उसके बाद में हमने देखे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम समझते हैं, और इसमें मल्टीपल टास्क को लोड करते हैं मेन मेमोरी में, और वो सिंगल सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद में हमने देखे टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या हो रहा था कि अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग टाइम होराइजन में एग्जीक्यूट करवा रहे थे, अलग अलग टाइम क्वांटम के बेसिस पे वो अपने टास्क को एग्जीक्यूट करते थे, क्योंकि यहाँ पे स्टारवेशन, कॉर्नर इफेक्ट जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको हर एक प्रोसेस को एक राउंड रॉबिन फैशन में एग्जीक्यूट करवाते थे, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या समझे, उसके बाद हमने देखे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आप में इसमें मल्टीपल प्रोसेसर को यूज होते हुए देखते हैं, और अलग अलग प्रोसेस अलग अलग
प्रोसेसर का यूज़ करता है, जिससे हमारा सिस्टम हाईली परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम बन जाता है। और आपको मेन फ्रेम सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, जो आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसके बाद में हम देखें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में वर्क करता है, जो टाइम बेस्ड कंस्ट्रेंट पे वर्क करता है। मतलब टाइम, यहाँ पे भी टाइम क्वांटम मेन रोल प्ले करता है। और इसके दो टाइप्स हमने समझे, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या समझे कि यहाँ पे टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर कोई भी टाइम डिले होता है तो उससे बिग प्रॉब्लम अराइज होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम से सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम को क्या हमने देखे कि ये लेस रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसके बाद में हमने देखे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखे इसको लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग प्रोसेस अपने अलग अलग मेमोरी आयर्स का यूज़ करते हैं, तो ये बन जाता है आपका फुल्ली लूजली कपल्ड सिस्टम। उसके बाद में हमने समझे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे हर सिस्टम एक दूसरे से अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं, और यहाँ पे एक मेन फ्रेम सिस्टम होता है, वो उस मेन फ्रेम सिस्टम के थ्रू अलग अलग क्लाइंट अपने मेन फ्रेम सिस्टम से रिसोर्स को शेयर करते हैं, लाइक अ प्रिंटर, आईओ, मेमोरीज को। तो ये सिस्टम, ये हुआ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।